प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गया था ना। यस सर। नेक्स्ट लिख लो आप सेकेंडरी स्ट्रक्चर। In secondary structure, polypeptide chain या you can say protein thread, polypeptide chain or protein thread is folded in form of helix। ठीक है, तो हेलिक्स के फॉर्म में ये फोल्ड हो जाएगा। जो लंबी चेन थी उसको अब हमने हेलिक्स के फॉर्म में फोल्ड कर दिया। हेलिक्स just like a revolving staircase, तो सीढ़ी जो होती है रिवॉल्विंग उसकी जैसी ये हेलिक्स होती है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होगा, जो लंबी चेन बिल्कुल लीनियर थी अब उसको हमने फोल्ड कर दिया हेलिक्स। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है, प्रोटीन्स में हमेशा राइट हैंडेड फोल्डिंग होगी या क्वाइलिंग होगी। ठीक है ना, डीएनए में लेफ्ट हैंडेड भी होती है इस तरह से, इसमें हमेशा इस तरह से राइट हैंडेड। तो इन प्रोटीन्स ऑलवेज right handed coiling or folding is present। means folding is present means always right handed helices will be formed। तो ऑलवेज क्या होगा, राइट हैंडेड क्वाइलिंग होगी या फोल्डिंग, तो उससे हमेशा राइट हैंडेड हेलिसेस बनती है। इट इज ए प्लूरल ऑफ हेलिक्स, तो हमेशा राइट हैंडेड हेलिक्स बनेगी प्रोटीन में। जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना आप, सेकेंडरी स्ट्रक्चर of protein exist in two form। First is alpha helix and जो सेकेंड होगा या दूसरा होगा फॉर्म दैट इज बीटा प्लीटेड सीट। ओके, तो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट इन टू फॉर्म, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड सीट। तो अल्फा हेलिक्स में इस तरह से राइट हैंडेड क्वाइलिंग होगी, इस तरह से राइट हैंड में जा रहा है। तो इन अल्फा हेलिक्स right handed coiling is
प्रेजेंट, ठीक है। तो अल्फा हेलिक्स में राइट हैंडेड कॉइलिंग होती है, तो हो जाता है अल्फा हेलिक्स फॉर्म। बीटा प्लीटेड में क्या होगा, तो देखो बीटा प्लीटेड में समझ लो क्या होगा, अल्फा हेलिक्स तो समझ में आ गया, राइट हैंडेड सिर्फ उसमें कॉइलिंग होगी। और बीटा प्लीटेड इसका दूसरा फॉर्म होता है। बीटा प्लीटेड का मतलब है इसमें 2 या 3 पॉलीपेप्टाइड चेन होंगे। कितने होंगे? 2 और 3 पॉलीपेप्टाइड चेन, और वो सिंपल चेन होते हैं, उसमें कोई कॉइलिंग नहीं होगी, और बस उसमें ये होगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है उनमें, ठीक है ना। अभी देखेंगे कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो देखो सपोज ये एलिवेटेड पार्ट दिख रहा है आपको, ये एक सपोज करो पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है, ये वाली दूसरी है और ये वाली तीसरी है, ठीक है। ये 3 पॉलीपेप्टाइड चेन है, और इनके बीच में जो इधर वाला जो पूरा पार्ट दिख रहा है आपको, मतलब ये पूरा क्या है, चेन है, ये चेन पूरा है, फिर ये चेन है, और ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, और इनके बीच में पूरी ऐसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है कि ये सीट दिख रहा है आपको, जैसे फैन बनाते हैं ना चाइनीज, या बचपन में हम लोग बनाते थे, जस्ट लाइक इस तरह का ये स्ट्रक्चर बनता है। एनसीईआरटी में आप देखोगे तो एनसीईआरटी ने 2 डायमेंशनल बनाया है, इसके बीच वाला पार्ट आपको मिसिंग है। इस तरह से एनसीईआरटी में आपको इस तरह का दिखेगा, बस एक ऐसे सीट बना हुआ है, ठीक है ना, एक यहाँ, फिर कुछ ऐसे बॉन्ड बना के, फिर एनसीईआरटी में ऐसे बॉन्ड बनाया है, तो इस तरह से सीट बनाया हुआ है। तो क्या है, और पार्ट इस तरह से मिसिंग है, क्योंकि 3D में आप पूरा ऐसे नहीं बना सकते, ठीक है ना। तो सिर्फ आपको मतलब समझ में आ रहा है, इस तरह की सीट बन जाती है पूरी, ठीक है ना। तो और ये जो ऊपर एलिवेटेड दिख रहा है आपको, ये सारे 3 पॉलीपेप्टाइड चेन आप समझ सकते हो, 1 2 3, और इनके बीच में पूरा जो बॉन्ड है उसके कारण एक सीट जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। क्लियर? जस्ट लाइक इस सीट जैसा, ठीक है ना, जो फैन हम लोग बनाते हैं उस टाइप से ये फैन बन जाएगा ऐसे वाला। तो कैसे, जैसे देखो यहाँ पे, तो बीटा प्लीटेड सीट में क्या है, व्हेन 2 or more polypeptide chain, when 2 or more polypeptide chains are joined together by a, they are joined together through hydrogen bonding, joined together through hydrogen बॉन्डिंग। कैसे देखो यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, मान लो इस तरह की, ये पहली पॉलीपेप्टाइड चेन थी सपोज, ये सेकेंड वाली पॉलीपेप्टाइड चेन होगी, और ये थर्ड वाली पॉलीपेप्टाइड चेन होगी, और यहाँ पे पूरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसी लगती है कि एक सीट जैसा बन जाता है, एक पूरी सीट बन जाती है, ठीक है ना। जैसे वही फैन जैसे, इसको आप ऐसे करोगे पूरी सीट बनी हुई है,
यानी ये पॉलीपेप्टाइड चेन 1, दिस इज पॉलीपेप्टाइड चेन नंबर 2, दिस इज पॉलीपेप्टाइड चेन नंबर 3। और ये सारे जो है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इनके बीच में, ये सारे हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसके बीच में, और थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड रिजेंबल, दिखेगा कैसा, रिजेंबल ए सीट, देन इट इज कॉल्ड एज बीटा प्लेटेड सीट फॉर्म। तो इस तरह से ये पूरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। जो हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनता है वो बनता है, देखो CONH, सपोज करो एक पेप्टाइड बॉन्ड रहा होगा, फिर बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, दूसरा पेप्टाइड बॉन्ड रहा है NH, इस तरह से। तो होता क्या है, इसका ऑक्सीजन और इसका हाइड्रोजन दोनों आपस में क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनेगा, काफ़ी सारे पेप्टाइड बॉन्ड हैं, तो उन पेप्टाइड बॉन्ड में दो अलग अलग पेप्टाइड बॉन्ड के हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो इस तरह से ऐसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एक सीट जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। अब अल्फा हेलिक्स कहाँ कहाँ आपको मिलेगा, तो अल्फा हेलिक्स फॉर्म जो है वो केराटिन में मिल जाएगा, जो हेयर में इन सब में प्रेजेंट होता है केराटिन। उसके बाद मायोसिन में एंड ट्रोपोमायोसिन में, ये दोनों मसल के प्रोटीन हैं। तो केराटिन जो प्रोटीन है हेयर में आपको मिल जाएगा, ये जो मायोसिन और ट्रोपोमायोसिन है, दीज आर मसल प्रोटीन। कहाँ मिलते हैं, मसल में, क्लियर। बीटा प्लेटेड के लिए याद रख सकते हो आप, यहाँ पे एग्जांपल फिब्रोइन, दैट इज सिल्क प्रोटीन। सिल्क में जो प्रोटीन, जैसे सिल्क की साड़ियाँ ये सब बनती है ना, तो फिब्रोइन वहाँ पे सिल्क प्रोटीन है, तो उसमें आपको इस तरह का बीटा प्लेटेड सीट लाइक स्ट्रक्चर, उसमें वो बीटा प्लेटेड सीट फॉर्म मिलेगा आपको प्रोटीन। तो फिब्रोइन में बीटा प्लेटेड सीट फॉर्म प्रेजेंट होगा। तो एनसीईआरटी से थोड़ा सा अलग डायग्राम दिया है, एनसीईआरटी ने समझाया नहीं है कि बीटा प्लेटेड सीट में क्या है, ठीक है ना। तो बस मैंने एक्स्ट्रा आपको बताया कि क्या होगा इसमें, और एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ है एनसीईआरटी में कि कहाँ पे आपको अल्फा हेलिक्स फॉर्म मिलता है, कहाँ पे आपको बीटा प्लेटेड। हाँ मैडम क्यों हंस रही है आप, जो को है कुछ सुनाइए, हम लोग भी हंसेंगे। हाँ आपके बगल में क्या बात है, आप 5-10 मिनट से हंस रही है लगातार। हंसते आप 2-3 क्लासेस से हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ छोड़ो, नहीं आप हंसो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें भी बता दो ना, सुबह सुबह हम भी हंस लेंगे, क्या दिक्कत है। लाफिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, है ना, तो हम लोग भी हंसेंगे, एड्रेनलिन भी कम सिक्रीट होगा, स्ट्रेस कम होगा, है ना। तो जिसको भी हंसना उतना है या जो को आप एक दूसरे को सुना रहे, तो सब पूरी क्लास को सुनाओ,
हाँ, ये कहो कि हाथ खड़ा करके सुनाओ कि सर सुनाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो अजीब लगेगा ना, तो हम लोग फिर सुनेंगे उस जोक को, सारे लोग हंस लेंगे, अच्छा होगा। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर समझ में आया आपको? तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ध्यान रखना है, और हमेशा याद रखना है कि इसमें राइट हैंडेड कॉइलिंग ही होगी, डीएनए में लेफ्ट हैंडेड भी होती है, वहाँ भी आपको हेलिकल स्ट्रक्चर मिलता है। अब आते हैं हम लोग टर्सरी स्ट्रक्चर पे। अब देखो टर्सरी स्ट्रक्चर, टर्सरी में तो इन टर्सरी स्ट्रक्चर polypeptide chain is folded on itself, polypeptide chain is folded on itself again and again, to form a hollow woolen ball. क्लियर? तो टर्सरी स्ट्रक्चर में क्या होगा कि जैसे सपोज इस तरह से एक लंबी चेन थी, पॉलीपेप्टाइड चेन, उसको बार बार हमने इसी के ऊपर बार बार फोल्ड किया है ना, तो बार बार फोल्ड करने से एनसीईआरटी ने थोड़ा सा कम फोल्ड किया है। क्लियर? तो इस तरह से ऐसी फोल्डिंग की हमने कि एक वुलन बॉल बन गया है, जैसे ऊन का होता है ना थ्रेड, और उससे हम ऊन के गोले बनाते हैं स्वेटर बुनते वक्त, जस्ट लाइक वैसे। तो एक अब बॉल है तो क्या है, वो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब क्या है, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाएगा, मतलब व्यू बताएगा प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर। तो इस तरह से बार बार फोल्ड किया गया। तो कभी कभी डायग्राम भी स्कैन करके क्वेश्चन आता है, एक सिंगल ऐसे लीनियर चेन बनी होगी तो प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा, सेकेंडरी में जनरली क्वाइलिंग दिखाते हैं, टर्सरी में इस तरह का बना होगा, और क्वाटरनरी में 4 स्पेयर या जो एनसीईआरटी में डायग्राम बनाया हुआ है उस तरह का भी बन के स्कैन करके आता है, तो वो आप पहचान सकते हो इजीली। अब तो इस तरह से ये हो गया टर्सरी स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या हमें याद रखना है इसके बारे में, दैट इज tertiary structure provides three-dimensional view of protein। तो एक 3 डायमेंशनल व्यू बताता है। फिर एनसीईआरटी लिख रही है, क्या लास्ट वाला लाइन उसमें आप पढ़ोगे तो एनसीईआरटी लिख रही है कि जो टर्सरी स्ट्रक्चर है वो बहुत इसेंशियल है बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए। अब उसे समझ में नहीं आता क्या बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए, तो जितने भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस या बायोकेमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी में हो रहे हैं और वहाँ जो भी एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं वो टर्सरी फॉर्म में ही होते हैं, ठीक है ना।
तो जब तक एंजाइम का टर्सरी फॉर्म नहीं होगा, यानी जब तक उसका टर्सरी स्ट्रक्चर नहीं होगा, तब तक उसमें एक्टिव साइट नहीं बनता। एक्टिव साइट वो पॉइंट होता है जहाँ पे सबस्ट्रेट आकर बाइंड करता है। मतलब एक केमिकल रिएक्शन में आपने पढ़ा होगा, लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट होते हैं और राइट हैंड साइड में उससे प्रोडक्ट बनता है। बायोलॉजिकल रिएक्शन है, जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शन है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर चल रहे हैं, हमारे अंदर या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर चल रहे हैं बायोकेमिकल रिएक्शन, उसमें रिएक्टेंट को हम बोलते हैं सबस्ट्रेट। क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट। तो रिएक्टेंट को आप बोलोगे सबस्ट्रेट, प्रोडक्ट यहाँ भी प्रोडक्ट ही रहता है। तो केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट कन्वर्ट होते हैं किसमें? प्रोडक्ट में। बायोकेमिकल रिएक्शन में सबस्ट्रेट कन्वर्ट होता है किसमें? प्रोडक्ट। क्लियर? तो क्या होगा, अब जैसे केमिस्ट्री में आपने कैटलिस्ट पढ़ा हुआ है ना, सेम यहाँ पे एंजाइम होते हैं। तो जैसे कैटलिस्ट क्या करता है, किसी भी रिएक्शन को फास्ट करता है बाई, क्या करता है वो, मतलब इसलिए क्या कर देता है ऐसा कि रिएक्शन फास्ट हो जाए? कैटलिस्ट क्या करता है, कैसे वो रिएक्शन फास्ट करता है? बोलो, हाँ बता रहे हो आप, बोलो सही। कैटलिस्ट रिएक्शन फास्ट करता है कैसे करता है? कैसे फास्ट करता है? क्या कर देता है वो जो रिएक्शन फास्ट हो जाती है? इट लोअर्स द और डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को जब मैं एंजाइम पढ़ाऊंगा तब वहाँ आपको समझ में आए, जब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या है एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी, क्या है थ्रेशोल्ड एनर्जी, वहाँ ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो अभी इतना अभी समझो आप कि एंजाइम या कैटलिस्ट क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं, जिससे रिएक्शन फास्ट हो जाता है। क्लियर? तो जितने भी एंजाइम हैं बायोकेमिकल रिएक्शन में जो भी इन्वॉल्व हो रहे हैं या बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो भी परफॉर्म करा रहे हैं, वो सारे एंजाइम टर्सरी स्ट्रक्चर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब एक प्रोटीन जो है उसमें आपको तीनों स्ट्रक्चर मिल जाएगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। सिंगल चेन थी तो प्राइमरी था वो, उसमें अब ऐसा नहीं था कि पूरी की पूरी चेन ही फोल्डेड हो जाती है, कुछ जगह स्ट्रेट भी रहती है, उसके बाद फोल्ड हो गई तो वो हो गया उसका सेकेंडरी। और उसी में बार बार अगर कहीं पे क्वाइलिंग हो गई है, फोल्डिंग हो गई, तो वो उसका टर्सरी स्ट्रक्चर हो जाता है। मतलब एक प्रोटीन एक्सेप्ट क्वाटरनरी तीनों स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर सकता है। मतलब एक ही प्रोटीन में आपको तीनों तरह के स्ट्रक्चर मिल सकते हैं, क्वाटरनरी नहीं मिलेगा। क्योंकि क्वाटरनरी के लिए क्या चाहिए, एनसीईआरटी लिख रही है मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी कम से कम 2 पॉलीपेप्टाइड चेन आपको मिलने चाहिए, और वो पॉलीपेप्टाइड चेन अपने आप में टर्सरी स्ट्रक्चर होने चाहिए, प्लस उनमें आपस में अटैचमेंट भी होना चाहिए। समझ रहे हो? तो टर्सरी स्ट्रक्चर तक तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन क्वाटरनरी मिलने के लिए आपको अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन चाहिए। तो क्वाटरनरी के लिए स्पेशल ही प्रोटीन होंगे जिनमें क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ही एग्जिस्ट करेगा। तो एक प्रोटीन में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी स्ट्रक्चर मिल सकता है देखने को, लेकिन क्वाटरनरी नहीं मिलेगा सिर्फ। तो ये याद रखना कि टर्सरी स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल व्यू बताएगा, प्लस टर्सरी स्ट्रक्चर जो है वो सारे जो एंजाइम्स हैं वो इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, टर्सरी स्ट्रक्चर फॉर्म में। तो टर्सरी स्ट्रक्चर दिखाते हैं वो, और उन्हीं में तब एक्टिव साइट बनता है। मतलब फॉर एग्जांपल ऐसे देखें, सपोज ये एंजाइम है, ठीक है ना, ये कोई भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करा रहा है ये, या बायोलॉजिकल बायोकेमिकल रिएक्शन, ये है ई मीन्स एंजाइम, ठीक है। तो ये एंजाइम है, यहाँ जो आपको ये चीज दिख रही है दैट इज एक्टिव साइट, दिस इज एक्टिव साइट। अब ये एक्टिव साइट क्या है, तो एक्टिव साइट इज साइट प्रेजेंट ऑन enzyme, site present on enzyme where substrate binds। अब देखो इस तरह का ये हो गया सबस्ट्रेट, क्लियर। अब देखो आगे फिक्स हो जाएगा यहाँ पे, तो ये सबस्ट्रेट आता है यहाँ पे और यहाँ पे फिक्स हो गया, यानी इस तरह से ये फिक्सिंग हो गई
अब ये बन गया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब इसके बाद प्रोडक्ट की फॉर्मेशन की जाती है, यानी इस एक्टिव साइट जो है ये भी एग्जिस्ट करता है, टर्सरी स्ट्रक्चर शो करता है, ये भी एग्जिस्ट करता है टर्सरी स्ट्रक्चर में, और ये जो एंजाइम है ये भी एग्जिस्ट करता है टर्सरी स्ट्रक्चर में, और तभी एक बायोकेमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो पाता है। इसलिए एनसीईआरटी आप पढ़ोगे तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि टर्सरी स्ट्रक्चर इज इसेंशियल फॉर और नेसेसरी फॉर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़। तो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के लिए बहुत नेसेसरी है या इसेंशियल है कौन सा, टर्सरी स्ट्रक्चर, क्योंकि जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी में हो रहे हैं या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहे हैं, उसमें जो भी एंजाइम पार्टिसिपेट कर रहा है वो एग्जिस्ट करता है टर्सरी स्ट्रक्चर फॉर्म में। क्लियर? और उसके ऊपर जो एक साइट है, लोकेशन है, एक पॉकेट जैसा स्ट्रक्चर होता है, पॉकेट या श्रीवाइस बोलते हैं, ज़्यादा हम डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे एंजाइम वाले पार्ट में। तो एंजाइम के ऊपर जो लोकेशन है, साइट है, पोजीशन है, ठीक है ना, जहाँ पे सबस्ट्रेट को आना है और बाइंड करना है, जब तक सबस्ट्रेट बाइंड नहीं करेगा तब तक रिएक्शन को वो फास्ट नहीं कर सकता एंजाइम। तो हर एंजाइम तभी एक्ट करता है जब सबस्ट्रेट आता है, और एंजाइम के ऊपर जो प्रेजेंट है एक्टिव साइट जिसको बोलते हैं, वही साइट है, लोकेशन या पोजीशन है जहाँ पे सबस्ट्रेट को आना है और बाइंड करना है। क्लियर? तो इस कारण से वो लाइन एनसीईआरटी ने लिखी हुई है। तो देखो ये है एंजाइम और ये था सबस्ट्रेट, इसको ऐसे एस लिखते हैं, ये ई यानी ये हो गया एंजाइम, और ये एस यानी इसको बोला हमने सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट। क्लियर? तो यहाँ पे कुछ पॉइंट मैं लिख रहा हूँ, वो आप तो जब सबस्ट्रेट आकर बाइंड होता है तो ये बन जाता है, इसको बोलते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और ये जब बनेगा उसके बाद ही प्रोडक्ट बनेगा, हमेशा ये बनना ही बनना है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स थोड़े टाइम के लिए बनता है लेकिन ये बनेगा ही बनेगा। तो जो एक्टिव साइट है वो एग्जिस्ट करता है टर्सरी फॉर्म में, तो ऐसे लिखना टर्सरी स्ट्रक्चर, और उसके बाद ये सारा कुछ लिख देना, टर्सरी स्ट्रक्चर is essential for biological activities because enzymes involved in biological or biochemical reactions exist in tertiary structure, ऐसे भी लिख सकते हैं टर्सरी को, tertiary structure form, and their active site also exist in tertiary structure form। क्लियर? तो इस तरह से टर्सरी स्ट्रक्चर फॉर्म में होता है। जैसे इन केमिकल रिएक्शन reactant is converted into product, ठीक है ना, ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का इधर प्रोडक्ट बना। बायोकेमिकल रिएक्शन में क्या होगा, इधर रिएक्टेंट के प्लेस पे हम यूज करते हैं टर्म सबस्ट्रेट, और ये कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, ठीक है। और जो एक्टिव साइट है वहाँ सबस्ट्रेट आता है और बाइंड करता है।
तो ये इंजाइम तभी पार्टिसिपेट कर पाएगा जब इसके पास टर्सरी स्ट्रक्चर होगा। और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स क्या है? when substrate binds to active site then enzyme substrate complex will form। ओके, तो जब बाइंड करता है तब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है और उसके तुरंत बाद प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है।